हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को, रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो देखा था। जैसे हम एक सिंपल केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर वेपर्स। ठीक है, ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। अगर हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो उस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में या जो सिंपल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो बस हमने एक चीज देखनी होती है कि राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, बस उसको बैलेंस कर देना होता है, लाइक उनको इक्वल कर देना होता है। जैसे यहाँ पर देखो, इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमें उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स भी पता होंगे और प्रोडक्ट्स भी पता होंगे। ठीक है, फिर हम उस केमिकल रिएक्शन को जस्ट सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस कर देंगे। लाइक यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 2 एटम्स है, राइट साइड पे भी 2 एटम्स है। ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 एटम्स है और राइट साइड पे सिंगल ऑक्सीजन एटम है, तो हम यहाँ पे 2 लगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया, ऑक्सीजन के तो 2 एटम्स हो गए, लेकिन साथ ही हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाते हैं। लाइक ये वाला कोफिशिएंट इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाते हैं, इसलिए हमें लेफ्ट साइड पे भी 4 हाइड्रोजन के एटम्स करना है, तो हम यहाँ पर भी 2 लगाते। तो ये जो हमने बैलेंस किया है इस केमिकल रिएक्शन को, ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस किया है। हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसे कहते हैं, इसे इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का, रिडॉक्स रिएक्शंस में भी हमने यही वाला प्रोसेस करना होता है। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शंस में हमें एक एडिशनल फैक्टर है, उससे भी बैलेंस करना होता है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स पे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी इलेक्ट्रॉन्स भी कंजर्व्ड होने चाहिए। तो बस इसी इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन की वजह से हमारे जो रिडॉक्स रिएक्शंस थे वो थोड़े से इन सिंपल केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट थे, लाइक कह लो कि ट्रिकी थे। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को कंजर्व करना है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसी की सारी प्रैक्टिस की थी। डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस हमने ली थी और उनको बैलेंस किया था, और इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व करने का भी मैंने आपको बताया था। फिर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमने इंस्पेक्शन मेथड ही लगा देना होता था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बस इन्हीं रिएक्शंस की प्रैक्टिस की थी और रूल्स देखे थे कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी बेसिस पे हम इनको इन रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। और एक क्विक चेक था 10.3, उसको भी सॉल्व किया था। उसमें आने वाले जितने 4-5 केमिकल रिएक्शंस थे उनको हमने उसी मेथड से बैलेंस किया था। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये बेसिकली एक डिवाइस है। ठीक है, सेल का मतलब है कि ये एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है, और इसी को हमने आज स्टडी करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है, इसे कंस्ट्रक्शन इसकी कैसी होती है, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग क्या है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, फिर हम 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू इसमें होने वाले रिएक्शंस देखेंगे, और सारी इसकी आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो आप सब कॉपी पेन निकाल लें, हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे हम बहुत सारी न्यू चीजें हैं जो आज सीखने वाले हैं, इसलिए आप हर एक पॉइंट को सेपरेटली
और अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हमने कन्वर्ट करना है इस डिवाइस के थ्रू, जिसका नेम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जिसमें हमने जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें अब थोड़ी सी फिजिक्स भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और जो केमिकल एनर्जी है, ये एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स। जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, वो केमिकल बॉन्ड जो एनर्जी पोजेस करते हैं उसको केमिकल एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस डिवाइस में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना है, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है, यानी कि हम करंट प्रोवाइड करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे इस डिवाइस में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आगे डिवाइस में कुछ रिएक्शन करवाएगी, और फिर रिएक्शन के बाद कुछ केमिकल बॉन्ड्स बन जाएंगे। जब केमिकल बॉन्ड्स न्यू वाले केमिकल बॉन्ड्स बन जाएंगे, फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि वहां पर अब केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस के थ्रू ये अपना काम करती है, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इस टर्म को हम देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में ये जो इलेक्ट्रो है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कह लो या इलेक्ट्रॉन्स कह लो, ठीक है। और जो ये लेसिस है, इसका मतलब है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन या स्प्लिटिंग, कुछ भी कह लो, ठीक है। यानी इस इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट टू bring about a chemical decomposition। गौर से देखो, a chemical decomposition। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज करना है, लाइक हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे और उस इलेक्ट्रिक करंट के रिजल्ट पे फिर कुछ ब्रेकडाउन, कुछ स्प्लिटिंग होगी, केमिकल डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू काम करता है। जैसे हमने अभी प्रीवियसली एक रिएक्शन देखा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर वेपर्स प्लस एनर्जी। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है तो वाटर वेपर्स बनता है, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड इन, हम इसे रॉकेट्स में यूज कर लेते हैं, लाइक फ्यूल सेल्स में या किसी और, इसके यूजेस हैं, ठीक है, इस एनर्जी के जो रिलीज होगी इस रिएक्शन के थ्रू। अब यहां पर हमारे पास जो वाटर बन गया है, लाइक देखो ये वाटर बन गया है। अब अगर हमने इस वाटर को स्प्लिट करवाना है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपल इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे, ये अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये वाला रिएक्शन करने का फायदा क्या हुआ है, इस रिएक्शन के थ्रू तो हमें पता चल रहा है कि लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन रॉकेट्स, फ्यूल सेल्स एंड अदर एप्लीकेशंस। लेकिन ये जो रिएक्शन है, इसमें एक तो हमें एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करना पड़ी है,
सारा कॉस्ट हमारा ही इस रिएक्शन को करवाने में लग रहा है। हमने सिंपल हाइड्रोजन को बस स्प्लिट करवाया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। इस रिएक्शन को करवाने का हमारा जो है वो हमें इसका फायदा क्या हो रहा है? ये रिएक्शन हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू करवा रहे हैं। कोई भी रिएक्शन जिसमें आपने देखना है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंडर ही आएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन में भी हमारे पास क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में स्टोर हो चुकी है। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का या इस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन का यही एक एडवांटेज है कि हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी मिल जाती है। देखो, जब एनर्जी स्टोर्ड होगी तो उसे हम बाद में अपने जिस भी एप्लीकेशन में चाहे वो यूज कर सकते हैं, लाइक बैटरी। अब देखो, फोन हम चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग जो प्रोसेस है ये भी अब इलेक्ट्रोलिसिस ही है। ठीक है, कि वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने पावर कट ऑफ कर दी तो हमारा फोन भी फौरी बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। वो एनर्जी स्टोर हो जाती है और बाद में हम घंटों तक उसे यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यही फायदा है कि हमें स्टोर्ड एनर्जी मिल जाती है। स्टोर्ड एनर्जी का यही फायदा है कि हम उसे लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। तो बस इन्हीं एडवांटेजेस के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं। और ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस है, अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गई है, यहाँ पे हम इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और ऑक्सीजन गैसेस के भी आगे एडवांटेजेस है। यहाँ तक अभी हमने यही देखा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने बनाया है, तो इसका फायदा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्या कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा, और ये खुद एक डिवाइस है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ये काम करता है और इसमें हमें स्टोर्ड एनर्जी मिल जाती है जो हम बाद में लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन हुआ है, जो स्पॉन्टेनियसली हुआ है, इसमें बस एट अ टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे हमने अगर उसी वक्त में, उसी टाइम में जहां पर वो प्रोसीड हो रहा था रिएक्शन, हमने अगर उसे रॉकेट्स में, फ्यूल सेल्स में या अदर अप्लायंसेस में यूज कर लिया, तो ये रिएक्शन हमारे लिए एडवांटेजियस है। लेकिन अगर ये एनर्जी रिलीज हो जाती है तो ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हमारे पास ये फायदा। नेक्स्ट, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन देखने लगे, तो हेडिंग लगाएंगे सब, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो है 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या है? ये कोई भी कंडक्टिव मटेरियल हो सकता है। कंडक्टिव मटेरियल का मतलब है कि मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट, कि इसमें से, इन इलेक्ट्रोड्स में से इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसकी डायग्राम भी साइड बाय साइड देखते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो लाइक थोड़ी इस टाइप के होंगे। इस तरह से आपने इलेक्ट्रोड्स ले लेने हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स सेम साइज के हो जाए। ठीक है, और ये कंडक्टिव मटेरियल के होने चाहिए, एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने दे खुद से, यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास आउट हो सके। ऐसी एग्जांपल्स में, ऐसे कंडक्टिव मटेरियल्स की एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि मेटल्स आ सकते हैं। ठीक है, मेटल्स में कॉपर ले लो, आयरन ले लो, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे मेटल्स इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, कंडक्टिव मटेरियल्स के एग्जाम्पल में आ जाते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करने देते हैं। या ग्रेफाइट भी हम यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी एक कंडक्टिव मटेरियल है।
इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने देता है। सेकंड जो हम लेते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है ये देखते हैं, या हमने इसको कहाँ लेना होता है। तो देखो यहाँ पे हम एक बीकर लेते हैं या कुछ कंटेनर टाइप समथिंग, कोई भी क्लोज्ड सिस्टम चीज होगी, और इसको फिल कर देते हैं किसी सॉल्यूशन से या किसी सॉल्वेंट से, किसी लिक्विड टाइप चीज से हम इसको फिल कर देते हैं। यहां पर एक लिक्विड होता है या सॉल्यूशन होता है या सॉल्वेंट भी हो सकता है, लिक्विड टाइप समथिंग होगा, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स है और यहां पर है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये जो हमने लेना है, ये भी ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए, सब्सटेंस व्हेन मोल्टन, कि जब ये मेल्टेड फॉर्म में हो और डिसॉल्व्ड इन वाटर, या ऐसा सब्सटेंस जिसे अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो कंडक्टिव होना चाहिए, इज कंडक्टिव। कंडक्टिव का मतलब वही बात कि ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने से पास आउट करने देना चाहिए। इसके एग्जांपल्स में हम सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में ले लो, या सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में ले लो, या कॉपर सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में होने का मतलब है कि इन सॉल्ट को देखो, जो सोडियम क्लोराइड है ये व्हाइट सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर हम उस सॉलिड फॉर्म को मेल्टेड फॉर्म में कर दे हाई टेम्परेचर पर, तो वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और अगर उस सॉलिड फॉर्म को हम वाटर में डिसॉल्व कर दे तो वो एक्वस सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह कॉपर सल्फेट जो है, जैसे सोडियम क्लोराइड व्हाइट सॉल्ट है, इसी तरह कॉपर सल्फेट भी हमारे पास एक सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही उस कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व होने के बाद वो एक्वस कॉपर सल्फेट होगा, और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी इसी तरह ही है। तो ये ऐसे हमारे पास केमिकल्स हैं जो कंडक्टिव है, हमारे पास टर्म है कंडक्टिव की। कंडक्टिव का मतलब है कि अपने से इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करने देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमने फिर सॉल्यूशन लेना है, ये ऐसे सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्ट खुद भी मोल्टन फॉर्म में हो जाए तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने समझनी है, वो ये है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं ये मेटल के बने हुए होते हैं, लाइक अभी हमने देखा कि कुछ कंडक्टिव मटेरियल्स है। ठीक है, अब ये भी कंडक्टिव है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करने देता है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये भी कंडक्टिव है, इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करने देता है। तो यहां पर अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोड्स में जो करंट प्रोड्यूस होगा, अब देखो करंट तो ऑब्वियो प्रोड्यूस होगा ही ना, करंट, करंट की डेफिनेशन ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो फ्लो कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है, यानी ये जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं ये भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और ये जो सॉल्यूशन है ये भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल, हमने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई, विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत माइनर क्वांटिटीज में है लेकिन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कॉन्टिन्यूअसली है। तो जो इलेक्ट्रोड्स है वहां पर जो करंट मूव कर रहा है वो है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसकी वजह से ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है, अभी जो हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इज नॉट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस।
यहाँ पर आयंस या आयंस को हम चार्ज्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये बहुत क्रिटिकल थिंग्स है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए या इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ किसी तरह रिएक्ट कर लिया। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके आयंस की वजह से है। लाइक देखो, सोडियम क्लोराइड, सपोज अगर हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया है, तो जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया, ये सोडियम और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह कॉपर सल्फेट कॉपर या सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स या ये जो आयंस मूव हुए हैं, यहाँ पर सोडियम आयंस या क्लोरीन आयंस, इनकी मूवमेंट होगी। यहाँ पर ये रैंडमली मूव करेंगे। जैसे ही ये रैंडमली मूव करेंगे तो यहाँ पे माइनर क्वांटिटीज ऑफ करंट्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड्स पर ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे। इन इलेक्ट्रोड्स पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो फ्लो करेंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे। आई होप अब इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रक्शन में पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट के 2 इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए, सेकंड के एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है कि हमने एक डीसी पावर सप्लाई देना है, डायरेक्ट करंट सप्लाई करना है। डायरेक्ट करंट हम किसी बैटरी के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, और वो बैटरी कहां पर अटैच करनी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये देखो, ये जो साइन होता है ना, ये बैटरी को डोनेट करता है, ठीक है। इसका बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। यहां पर हमने बैटरी अप्लाई करनी है। अब बैटरी अप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम बैटरी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी के 2 टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इन बैटरी के 2 टर्मिनल्स को 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच कर देना है। इलेक्ट्रोड्स के साथ, नॉट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के साथ अटैच नहीं करना। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हमने एक इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर दिया, और इसी तरह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ यूं अटैच कर दिया। तो ये वाले हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक डिवाइस में आते हैं। तो ये जो हमने कनेक्ट किया है, लाइक ये जिसके थ्रू हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक इलेक्ट्रोड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जो अटैच किया है, ये वाली जो बाउंड्री लाइनिंग है इसे वायर्स कहते हैं। लाइक वायर्स के थ्रू, तारों के थ्रू हमने इलेक्ट्रोड्स के साथ अपनी बैटरी को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर में से भी फ्लो करते हैं। लाइक देखो, जो वायर्स हैं, जो तारे हैं, आप उसको टच नहीं करते क्योंकि वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है समथिंग। तो वहां से जो वायर्स हैं उनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स है उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। बस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ नहीं करते, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयंस की मूवमेंट होगी जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इन वायर्स में, इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट समझने वाला है वो ये है कि हमने डीसी पावर सप्लाई देना है, हमने डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करना है, हमने एसी नहीं देना, नॉट एसी। अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। देखो, डीसी प्रोवाइड करने के हमारे पास
दो तीन फायदे हैं वो ये है कि एक तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नॉर्मली जो एक बैटरी है वो एक क्लोज्ड सिस्टम होता है और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर इस तरह से होता है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाते हैं और यू मूव करते रहते हैं और पॉजिटिव की तरफ आते रहते हैं। ठीक है, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इस सोल्यूशन में आएंगे वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन से आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो आयंस यहां पर अटैच होंगे, फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यूं करके इसमें सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखते हैं। तो हमने डीसी पावर सप्लाई इसलिए देना होता है ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल रहे, लाइक नेगेटिव टू पॉजिटिव रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि फर्स्ट 2-3 मिनट्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव है और अगले 3-4 मिनट के अंदर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया और हमारा सारा सर्कल ही जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होके रह गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम एसी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव करंट सोर्स लगा देते हैं, तो फिर ये वाले चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो यूनिडायरेक्शनल नहीं रहता, वो मल्टी डायरेक्शनल हो जाता है। सेकंड, जो डीसी पावर सप्लाई अप्लाई करने का एडवांटेज ये होता है कि पोलैरिटी रिमेन्स सेम, पोलैरिटी कांस्टेंट रहती है। अब पोलैरिटी क्या है इसको गौर से देखो कि जो इलेक्ट्रोड हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है वो इलेक्ट्रोड अब पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। उस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है उसे हम कैथोड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड का नेम है कैथोड। अब इलेक्ट्रोड्स के नेमिंग्स भी आ गए हैं। अब पोलैरिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड्स की, एनोड की और कैथोड की जो पोलैरिटी है ये कांस्टेंट होनी चाहिए। पोलैरिटी का मतलब ये है कि ये एनोड यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये कैथोड ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इससे पॉजिटिवली चार्ज्ड ही रहना चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट और कैथोड को नेगेटिवली चार्ज ही रहना है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर के दरमियान ही जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सारा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पोलैरिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो डीसी पावर सप्लाई करने से हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। जो एनोड है वो एनोड ही रहता है और जो कैथोड है वो कैथोड ही रहता है। एनोड का काम क्या है अब ये देख लें। जो एनोड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होती है, क्योंकि देखो जो कैथोड है इसने इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो आउट कर जाने। ठीक है, रिडक्शन का मतलब है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ठीक है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, तो ये वाला जो कैथोड है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसलिए कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होती है। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है यहां से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यहां से रिलीज ही हो रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है ना, और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो डीसी पावर सप्लाई करने से हम मेक श्योर करते हैं कि एनोड पर कॉन्टिन्यूअसली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही हो रहा है और कैथोड पर कॉन्टिन्यूअसली रिडक्शन का प्रोसेस ही हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि प्रोसीजर के दरमियान ही जब इनकी पोलैरिटी चेंज हो गई,
एनोड जो है वहां पे रिडक्शन होना स्टार्ट होगी और कैथोड पे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होगी और हमारा पूरा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन थी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, दोनों कंडक्टिव होने चाहिए। देखो कंडक्टिव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करने देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा, तो फिर ही सेल प्रोसीड होगा ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही तो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी तो फिर ही ये वाला सेल प्रोसीड होगा ना। तो इसलिए इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि ये कंडक्टिव होने चाहिए। और डीसी पावर सप्लाई करनी है, क्यों डीसी पावर सप्लाई करनी है? इन टू एडवांटेजेस की वजह से। और एनोड और कैथोड का भी आपको पता चल गया है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रैप है एमकैट और ईकैट के एमसीक्यूज का, वो यही है कि इलेक्ट्रोड्स में जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वायर्स में, इलेक्ट्रोड्स में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो सोल्यूशन फॉर्म में अगर कोई चीज आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, तो वहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होगा। तो यहां तक हमने कंस्ट्रक्शन देखी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। अब हम वर्किंग की तरफ मूव ऑन करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क कैसे करता है। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग डिस्कस करेंगे, तो आप सब हेडिंग लगाएंगे वर्किंग की। यहाँ पर हम अगेन जल्दी से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिल्डअप कर लेते हैं। आप भी न्यू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्किंग हेडिंग के अंडर कंस्ट्रक्ट करें। बहुत सिंपल है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देने हैं, बीकर यहाँ तक सोल्यूशन फिल कर देना है। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल और सेकंड को नेगेटिव के साथ अटैच कर, ठीक है। तो ये भी हमने अब सारा डिस्कस कर लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से यहां से पुश आउट होंगे, इलेक्ट्रोड में मूव आउट करेंगे, सोल्यूशन में अगर आ जाते हैं तो फौरन इलेक्ट्रॉन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अगेन इस इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और अगेन यहां से पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह से ये क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एक क्लोज्ड लूप बन जाता है। तो अब हम इसकी थोड़ी वर्किंग देखते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं हमने, ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो किसी भी मेटल की हैं जो कंडक्टिव है, ठीक है। कोई या ग्रेफाइट ले लो, यहां पर हम सपोज के जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो ग्रेफाइट मटेरियल की है और जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो एक एक्वस कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्टेड फॉर्म में है, जैसे ही हम उसे वाटर में ऐड करेंगे ये फौरन ही कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा इनटू कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस, ठीक है। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड किया ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, यहां पर कॉपर के आयंस भी प्रेजेंट हैं और सल्फेट के आयंस भी प्रेजेंट है। कॉपर भी है और सल्फेट भी है, ये सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये लो, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये अपने आयंस की फॉर्म में है। अब ये जो कॉपर सल्फेट है ये सॉल्यूशन है, ऐसा ही है ना भाई, सॉल्यूशन ही है ना। और ये सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना है। यहाँ पर जो सल्यूट हमने लिया है जो स्मॉल क्वांटिटी में है वो है कॉपर सल्फेट, सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो है भाई वाटर, वाटर में ही ऐड करवाया है ना। तो यहाँ पर जो वाटर है ये कॉन्टिन्यूअस मीडियम है इस हमारे इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसमें कॉपर और सल्फेट तो है ही है,
भाई कॉपर और सल्फेट दोनों के आयंस होंगे क्योंकि दोनों सल्यूट है, लेकिन इसमें वाटर भी तो है ना, इसमें सॉल्वेंट भी तो है। तो सॉल्वेंट जो वाटर है ये भी हमारे पास सेल्फ आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन शो करता है और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अब यहां पर गौर से समझना, ये हमारे पास सपोज एक बीकर है और यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है एक्वस, ठीक है। तो यहां पर इस सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि कॉपर आयंस भी हैं और सल्फेट, ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड फॉर्म में है, कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड है। यहां पर जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का वो कंप्लीटली होमोजेनाइज है, इक्वल है। लेकिन जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन में, अभी आप एक्सटर्नल बैटरी को भी छोड़ो, एक्सटर्नल बैटरी को भी अभी स्किप आउट करो, जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन में, जहां जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे ही हमने इस होमोजेनाइज्ड सॉल्यूशन में एक मेटल का इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लाके इमर्स किया, जैसे ही हमने उसके डिप किया, फौरन ही उस होमोजेनाइज्ड सॉल्यूशन जो था कॉपर सल्फेट का, फौरन ही वो कॉपर और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया, कोई एक्सटर्नल बैटरी, कोई इलेक्ट्रॉन्स करंट कुछ भी अप्लाई नहीं किया। सिंपल एक कंडक्टिव मटेरियल जो इलेक्ट्रोड था उसे एक सॉल्यूशन में डिप किया, फौरन ही उसी का ही इतना ज्यादा इफेक्ट था कि उसने कॉपर सल्फेट को अपने आयंस में डिसोसिएट कर दिया। कॉपर सल्फेट को तो अपने आयंस में डिसोसिएट किया ही, वहां पर मौजूद जो वाटर था उसकी भी ऑटो आयोनाइजेशन हो गई, ठीक है। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड्स इमर्स किए सॉल्यूशन में, यहां पर अब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अब हम यहां पर लिखेंगे कि कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अब कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, एक तो कॉपर आयंस प्रेजेंट है, एक सल्फेट आयंस भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयंस भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्साइड आयंस भी प्रेजेंट है और न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स are also present in this electrolyte solution। अब समझ में आया आपको कि एक जो कंडक्टिव मटेरियल है, अभी हमने सिर्फ उसे सिंपल अभी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखा ही है, तो इतना प्रोसेस तो हो ही गया है हमारा। फिर जब हम इसके साथ यहां पर अब हम कहेंगे कि हमने बैटरी अप्लाई कर दी। अब अगर हमने बैटरी अप्लाई की, अपना डीसी पावर सप्लाई ऑन किया, तो अब यहां से जो हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट करना स्टार्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट करना स्टार्ट हुए, यहां से पास आउट करके गए और यहां से फिर इसके साथ फिर अगेन आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहां से फिर अगेन इलेक्ट्रॉन्स और ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। जैसे ही हमने पावर सप्लाई ऑन किया तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस थे, ये वाले जो कॉपर आयंस थे, ये इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ऐसा ही है ना, वो इलेक्ट्रोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड ने सॉल्यूशन में से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और ये जो अट्रैक्शंस होगी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होगी। यहां पर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस एग्जिस्ट करेंगी जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे। यहां से जो कॉपर आयंस है ये इस इलेक्ट्रोड के साथ जाकर अटैच होना शुरू हो जाएंगे और जो सल्फेट आयंस है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो इस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होना शुरू हो जाए। जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी ये वो कैथोड के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगी और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज थी वो
एनोड के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं और वो सारी चीजें जो है। तो इसलिए ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज इधर माइग्रेट कर जाएंगे, और माइग्रेट करने के बाद जाकर इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर यू करके अटैच हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस है और जो न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी तो माइग्रेट करेंगे ना। हमने अभी सिर्फ कॉपर और सल्फेट का बताया, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस पे माइग्रेट करेंगे। तो जो हाइड्रोजन आयंस है वो इस कैथोड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, और जो हाइड्रोक्साइड आयंस है नेगेटिवली चार्ज वो इस एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा नीट करके बना लेते हैं, लाइक एक एक दो दो आयंस ही शो करवा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखो, ये जो एनोड है यहाँ पर एक तो सल्फेट आयंस इस सॉल्यूशन में से अटैच होंगे, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयंस भी अटैच होंगे, और इस कैथोड के साथ एक तो कॉपर आयंस वो अटैच होंगे, एंड सेकेंड हाइड्रोजन आयंस वो भी अटैच होंगे। और जो न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स है वो न्यूट्रल है, वो इसके साथ भी उतने ही अटैच होंगे और इसके साथ भी उतने ही माइग्रेट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वली माइग्रेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से एक तो माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स फिनोमिना हुआ, माइग्रेशन के बाद अटैचमेंट फिनोमिना हुआ। ठीक है। पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो यहां पर आकर अटैच हो गए। अब अटैचमेंट के बाद फिर होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना होगा। देखो, अब जो कैथोड है, कैथोड की सरफेस पे जो कॉपर आयंस है वो आकर अटैच हो रहे हैं, कॉपर आयंस आकर अटैच हो रहे हैं, और कैथोड की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा जो है वो प्रेजेंट है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर रही है। तो कॉपर आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लाइक उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां से गेन कर लेंगे और सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैथोड पर रिडक्शन का फिनोमेना होता है ना, मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन में बताया कि कैथोड पर रिडक्शन होती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो कैथोड पर जो आयंस आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और जो एनोड है वहां पर जो आयंस आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। तो कैथोड की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हुए, लाइक रिडक्शन हुई, और यहां पर जो कॉपर सॉलिड फॉर्म में कॉपर जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर सॉलिड फॉर्म में कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये देखो कि जो सल्फेट आयंस है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट तो हो गए हैं, माइग्रेट तो कर गए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर जाकर सल्फेट की ऑक्सीडेशन भी हो, क्योंकि सल्फेट में जो सल्फर है ये ऑलरेडी +6 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, ऑलरेडी वो इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, ऑलरेडी उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं। अब उसके पास और कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, इसलिए हम सल्फेट सिर्फ जो सल्फेट के आयंस है वो एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, लेकिन वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी।
तो एनोड की सरफेस पे जो बेसिकली रिएक्शन होगा वो ये है कि हाइड्रोक्साइड आयंस भी तो मूव कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोक्साइड आयंस जो है ये है जो बेसिकली एनोड पर जाएंगे। देखो, एक हाइड्रोक्साइड आयन एनोड की सरफेस पे गया और उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन होगी ना एनोड पर, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब होता कैसे कि यहाँ पर मल्टीपल हाइड्रोक्साइड आयंस है, मल्टीपल हाइड्रोजन आयंस है, तो जब 4 हाइड्रोक्साइड आयंस माइग्रेट कर जाते हैं, यहाँ पर जब 4 हाइड्रोक्साइड के आयंस आकर अटैच हो जाते हैं नोड की सरफेस पर, तो अब यहाँ पर जब 4 हाइड्रोक्साइड आयंस आकर अटैच होते हैं तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर न्यूट्रल बन जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। अब आपको समझ में आया, एनोड पर जो बेसिकली रिएक्शन हो रहा है वो ये है कि 4 हाइड्रोक्साइड आयंस आते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं और 4 हाइड्रोक्साइड आयंस आए हैं, इसलिए उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। ये वाला सल्फेट वाला रिएक्शन नहीं होगा बल्कि हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन होगा। तो एनोड कैथोड पर ये वाला रिएक्शन होगा और एनोड पर हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन होगा। अब कैथोड पर आपके माइंड में भी ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जो हाइड्रोजन आयंस है वो भी तो माइग्रेट करके गए हैं कैथोड पर, तो हाइड्रोजन आयंस की रिडक्शन क्या पॉसिबल हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, कैथोड की सरफेस पे ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन आयंस जो माइग्रेट करके आए उन्होंने 2 स्पोज हाइड्रोजन आयंस, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और वहां पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गई। तो कैथोड की सरफेस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन गैस रिमूवल और एक कॉपर, सॉलिड कॉपर डिपोजिशन ऑन सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये मल्टीपल रिएक्शंस हैं जो अक्कर हो सकते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। बस जो प्रोसेसेस आपको याद करने हैं वो ये हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हंग्री कंडीशंस होती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आयन यहाँ पर आता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन्स भी वहां से मूव आउट कर जाते हैं, पुल आउट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये सारी चीजें देख ली कि कैथोड और एनोड पर कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी 2 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो इसमें हो सकते हैं जब हमारे पास चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट कर जाते हैं टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड। तो 2 प्रोसेसेस ऐसे भी हैं जो हो सकते हैं, अब वो हम बस छोटे से डिस्कस करते हैं कि जैसे देखो, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसके सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज तो माइग्रेट करेंगी ही, जैसे हमने उनके रिएक्शंस भी लिख रहे हैं, लाइक अगर कॉपर माइग्रेट करके गया है तो कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा और अगर हाइड्रोजन आयंस माइग्रेट करके गए हैं तो यहाँ कैथोड की सरफेस से यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करके टुवर्ड्स कैथोड सरफेस गए हैं तो ये भी पॉसिबल है कि वो न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स उनकी भी रिडक्शन हो जाए एट द सरफेस ऑफ कैथोड। जैसे देखो, रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स जब वो गेन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, ठीक है, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दो कि यहाँ पर अब हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जब माइग्रेट करके कैथोड की सरफेस पर आते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस जो है ये भी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह एनोड के सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करके गए हैं, पॉसिबिलिटी है कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी उनका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। जैसे देखो, फिर अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी
और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव होंगे। 4 किस तरह से रिलीज होंगे, यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयंस फिर प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले 2 एडिशनल फिनोमेनास भी हैं जो अक्कर हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली वो ये है कि ये जो हम बैटरी प्रोवाइड करेंगे ना, डीसी पावर सप्लाई, इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा, इस बैटरी का जो ईएमएफ है, वही डिसाइड करता है कि हमारे पास कैथोड और एनोड की सरफेसेस पे कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। यानी इन रिएक्शंस को अगर हमने कंट्रोल करना है, अपने हैंड ओवर करना है कि हम कौन सा रिएक्शन चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड की सरफेस पर हो, तो हम सिंपल इस बैटरी के वोल्टेज को वेरी कर देंगे। जैसे बैटरी के वोल्टेज को वेरी करेंगे, हमारे पास रिएक्शंस अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। जैसे देखिए, ये जो कॉपर का रिएक्शन है, ये एट द सरफेस ऑफ कैथोड होगा। यहाँ पर हम एक अप्रोप्रिएट जितना करंट प्रोवाइड करना चाहिए उतना अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज 100% कंफर्म्ड दैट ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, यानी ये वाला रिएक्शन तो होगा ही। लेकिन अगर हमने जितना सुफिशिएंट करंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए था उतना हमने प्रोवाइड किया, उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर प्रोवाइड कर दिया है, तो माइट पॉसिबल कि यहाँ पर इसी कैथोड की सरफेस पर ये वाला रिएक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में ये वाला रिएक्शन भी होना स्टार्ट हो जाए और हाइड्रोजन आयंस वो भी जब हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसी तरह जो एनोड के रिएक्शंस है, ये भी वेरी इसी तरह ही कर रहे हैं। अगर हम उतना प्रोवाइड कर रहे हैं जितना प्रोवाइड करना चाहिए वोल्टेज, तो हमारे पास रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस उसी कैटेगरी के हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग और चीजें देखी है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, लाइक एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, एक्वस सोडियम क्लोराइड है। तो ये थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्विक चेक है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, लाइक हम कुछ सिस्टम्स स्टडी करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन का मतलब है कि ये अपने लिक्विड फॉर्म में है, मेल्टेड फॉर्म में है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है, हमने उसे हाई टेम्परेचर में मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सिंपल यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बना लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो है मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो मोल्टेड फॉर्म में है। सबसे पहले हम अपने इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करवा देते हैं, तो ये सोडियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पर किसी तरह से भी इंट्रोड्यूस्ड नहीं है, क्योंकि हम वाटर एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का, हाइड्रोक्साइड आयंस का, न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स का, इन सब का यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा। यही वाले जो आयंस हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करते हैं सेल में। यहाँ पर अब मोल्टन सोडियम क्लोराइड हम ले रहे हैं, इसलिए ये वाले आयंस तो इंट्रोड्यूस होंगे ही नहीं। तो सिंपल रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है इलेक्ट्रोड्स इमर्ज करने के साथ जो सोडियम आयंस है वो और क्लोराइड आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। सोडियम आयंस कैथोड की सरफेस पर माइग्रेट कर जाएंगे और जो क्लोराइड आयंस हैं वो टुवर्ड्स एनोड माइग्रेट कर जाएंगे।
तो हम कहेंगे कि जो कैथोड की सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है, अगर एक सोडियम आयन कैथोड की सरफेस पर माइग्रेट करके गया है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वहां से एब्जॉर्ब करेगा और 1 सोडियम एटम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर, और हमें सोडियम एटम वहां से मिल जाएगा। अगर 2 सोडियम आयंस जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और 2 सोडियम एटम्स वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसी तरह हम एनोड की सरफेस पर भी सिंपल रिएक्शन होगा। अगर 1 क्लोरीन आयन मूव करके जा रहा है तो वो ये 1 क्लोराइड आयन, तो ये हाफ क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल देगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अगर 2 क्लोराइड आयंस माइग्रेट करके टुवर्ड्स एनोड सरफेस जा रहे हैं तो 2 क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पर होने वाले रिएक्शंस। अब अगर हमने ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है तो वो भी सिंपल है। यहाँ से हम इस 2 आयंस को, यहाँ से इन 2 क्लोराइड आयंस को ले लेते हैं और 2 सोडियम एंड प्लस 2 क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए या थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होती हो। तो यहाँ पर इस कैथोड की सरफेस पर सोडियम हमें डिपॉजिटेड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, हम इस सेल में से इस इलेक्ट्रोड को सेपरेट कर लेंगे। उस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे सोडियम मेटल मौजूद होगा, लाइक सोडियम उसके साथ एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो फिर हम उस इलेक्ट्रोड को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्वेंट में इस इलेक्ट्रोड को फिर डिप कर देंगे कि इसकी सरफेस पर जो लगा सोडियम है वो इसकी सरफेस से डिटैच होकर उस सॉल्वेंट में चला जाए और वहां से जो है वो हम से ऑब्टेन कर लेंगे किसी भी प्रोसेस को थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे। उस सॉल्वेंट में से सोडियम को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो इस तरह से करके हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड के थ्रू सोडियम मेटल ऑब्टेन होता है, प्योर सोडियम मेटल ऑब्टेन हो जाता है। इसी तरह लिथियम मेटल के लिए, मैग्नीशियम के लिए या कैल्शियम के लिए, इन मेटल्स को अगर हमने ऑब्टेन करना है, एक्सट्रैक्शन करनी है इनकी, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इनके मोल्टन क्लोराइड्स सॉल्यूशंस ले लेंगे। ठीक है, मोल्टन क्लोराइड्स ले लेंगे इनके, लाइक अगर लिथियम है तो लिथियम क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, और अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेंगे, और अगर कैल्शियम है कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे। ये सारे मोल्टेड फॉर्म में ले लेंगे और ये बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे, हमें ये सारे मेटल्स ऑब्टेन हो जाएंगे, इन द प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो सॉल्व करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि ये जो मोल्टन कंपाउंड्स हैं पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके हाफ रिएक्शंस लिखे। इनकी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो हाफ रिएक्शंस हुए हैं वो कौन से हुए। तो जब हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको हमने डिसोसिएट करवाया तो ये पोटेशियम और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब कैथोड की सरफेस पे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ से पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे और इनकी रिडक्शन होगी तो ये पोटेशियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एनोड की सरफेस पर अब क्लोराइड आयंस, अगर 1 क्लोरीन आया है ये हाफ Cl2 गैस का मॉलिक्यूल देगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखो, अब ये हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने डिसोसिएट करवाया क्योंकि ये मोल्टेन फॉर्म में है। अब कैथोड की सरफेस पर सिंपल रिएक्शन होगा कि पोटेशियम आयंस आएंगे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और पोटेशियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। अब एनोड की सरफेस पे होने वाला रिएक्शन देखो कि एक हाइड्रोक्साइड आयन आता है तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत रेयर है। जब 4 हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन गैस
रिमूव होती है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बी एनोड सरफेस पर बन जाते हैं और 4 हाइड्रोक्साइड्स आयन है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, वो देखते हैं। देखिए जो पहले हमने एग्जांपल देखी थी उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड करवाया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक्वस सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिसॉल्व करवाया है और वो एक्वस सोडियम क्लोराइड बन गया है और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन, यानी कि अब हम यहाँ ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है। अब ये आपने गौर से देखनी है कि हमारे पास यहाँ पर जो अब इलेक्ट्रोलाइट है ये एक्वस सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर वाटर भी इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए वाटर के प्रोसेसेस भी अक्कर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास स्पीशीज है वो एक सोडियम आयंस होंगी, क्लोराइड आयंस होंगी, हाइड्रोजन आयंस होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे एंड न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैथोड की सरफेस पर जो रिएक्शन लिखेंगे वो ये होगा कि जो सोडियम आयंस हैं वो कैथोड की सरफेस पर माइग्रेट कर गई और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गई। देखिए ये वाला जो रिएक्शन था ना, ये एज इट इज सेम जब हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की थी उसमें भी हमने बिल्कुल यही वाला रिएक्शन लिखा था। अब आपने इस रिएक्शन की थोड़ी केमिस्ट्री को समझना है, वो ये है कि ये जो सोडियम है ये फर्स्ट ए ग्रुप में लाई करता है, ठीक है ना। इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, यानी सोडियम जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सोडियम आयंस में कन्वर्ट होने की इसकी जो कैपेबिलिटी है ये 100 टाइम्स ज्यादा है देन इसके कि हम एक सोडियम आयन लें और उसकी रिडक्शन करवाएं और उसे सोडियम मेटल में कन्वर्ट करें। ये वाला जो रिएक्शन है इसे करवाने के लिए बहुत ज्यादा कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है। ये वाला रिएक्शन मोल्टन सोडियम क्लोराइड के केस में भी हो रहा था। वहां पर आप एक पॉइंट ऐड कर लें कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं, जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू बैटरी, वो 4 वोल्ट्स का होता है और ये बहुत ज्यादा है, यानी हमें ये रिएक्शन करवाने के लिए इतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ती है। लेकिन जो ये वाला रिएक्शन है ये बहुत इजीली स्पॉन्टेनियसली खुद हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम चूंकि वहां पर जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड का केस था वहां पर हमने इस रिएक्शन को करवाना ही था क्योंकि हमें सोडियम मेटल जो चाहिए था, हमें सोडियम मेटल ऑब्टेन करना था, इसलिए हम 4 वोल्ट्स का वोल्टेज अप्लाई कर देते और ये वाला रिएक्शन करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन है हमें यहाँ पर कोई इतनी मजबूरी नहीं है कि हम इस रिएक्शन को करवाएं ही करवाएं। ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस के केस में ये वाला रिएक्शन जो है वो हमें कोई फोर्स नहीं है, आउटसाइड फोर्स नहीं है कि हमने इस रिएक्शन को करवाना ही करवाना है और हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राइन के केस में ये वाला रिएक्शन 10 to 20% है कि प्रोसीड हो सकता है। जो रिएक्शन ज्यादातर होता है वो ये है कि जो न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स है उन्हीं की रिडक्शन होती है यहाँ पर कैथोड की सरफेस पर और हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होती है और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये वाला रिएक्शन अब हम इसकी ई नोट वैल्यूज के साथ इसको कंपेयर करेंगे कि ये जो रिएक्शन है कि सोडियम की हम रिडक्शन करवाएं, इसकी जो ई नोट वैल्यू है वो है -2.71 और इसकी है
-0.83। ये भी माइनस साइन को आप इग्नोर करो, सिर्फ वैल्यूज पे फोकस करो कि अगर हम सोडियम इस ब्राइन के केस में अगर हम सोडियम की रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं तो हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पर जो बैटरी या वोल्टेज जो अप्लाई करना पड़ेगा वो 2.71 वोल्ट्स है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर वाटर रिड्यूस हो जाए तो फिर हमें देखिए कितना कम 0.83 वोल्टेज फिर अप्लाई करना पड़ता है। तो हमारी जो ज्यादा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस रिएक्शन के लिए लग रही है, इसलिए हम इस रिएक्शन को इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं देंगे। ये रिएक्शन ज्यादातर यहाँ पे नहीं होता है ब्राइन के केस में, ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस के केस में, ठीक है ना। ये जो ई की वैल्यूज है ये कहाँ से आती हैं, किस तरह से, ये भी हमने इसी चैप्टर के बाद वाले टॉपिक्स में हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसको अगेन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना ही समझो कि कैथोड की सरफेस पर वाटर इजीली रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह एनोड की सरफेस पर जो क्लोराइड आयंस हैं ये इनका जो ऑक्सीडेशन होती है, इसकी जो ई नॉट वैल्यू होती है वो होती है 1.36 होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर एनोड की सरफेस पर जो न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसका जो ई नॉट वैल्यू है वो हम अब डिस्कस करते हैं, वो 1.28 वोल्ट है। तो देखिए ये कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.36 या 1.28 में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए एनोड की सरफेस पर ये दोनों रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाएंगे ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस के केस, ठीक है। एक और इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि फिर अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है और ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है ये क्यों नहीं यहाँ पर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे। तो देखिए अगर हमने डिल्यूट सोडियम क्लोराइड लिया है, डिल्यूट अगर लिया है, डिल्यूट का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी बहुत कम है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो फिर हमारे पास यही वाले दो रिएक्शंस जो है वो मैक्सिमम होंगे कि कैथोड की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे बबलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी हाइड्रोजन गैस की, और एनोड की सरफेस पर ऑक्सीजन गैस की बबलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, यही प्रोड्यूस होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन के बाद, और ये सोडियम आयंस जो है वो सोल्यूशन में ही रहेंगे। ये सोडियम आयंस यहाँ पे रिड्यूस होंगे ही नहीं, माइग्रेट हो जाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड सरफेस, लेकिन रिड्यूस नहीं होंगे। ये बात हमने पहले भी सल्फेट के केस में डिस्कस की थी कि आयंस माइग्रेट हो जाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड सरफेस क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस है, लेकिन माइग्रेशन होने के बाद जरूरी नहीं है कि वो आयंस रिड्यूस भी हो या ऑक्सीडाइज भी हो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड इज सिलेक्टिव, जो कंपैटिबल है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए सिर्फ वही वाली स्पीशीज होगी, बाकी सिर्फ माइग्रेट करके यहाँ पर जो है सिर्फ स्टे आउट कर ले, ठीक है। अब अगर हमने डिल्यूट सोडियम क्लोराइड लिया है तो फिर न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगी, तो ये वाले रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर हमने कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लिया है, अब यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो फिर ये वाला रिएक्शन ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल स्केल में हम कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड ही यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल में जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं ब्राइन की, तो हम सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम आयंस तो रिड्यूस नहीं होंगे, इसलिए ये सोडियम आयंस यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती रहती है कैथोड की सरफेस पे, ये वाले जो हाइड्रोक्साइड आयंस है ये भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये वाले इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो सोडियम आयंस है और जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वो आपस में रिएक्ट करके
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा प्रोड्यूस कर देते हैं। कास्टिक सोडा प्रोड्यूस हो जाए, इस तरह से इस प्रोसेस में कास्टिक सोडा हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पूरी करवाते हैं ब्राइन की। यहाँ पर जब पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इस सॉल्यूशन में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोक्साइड रिलीज होते रहते हैं और सोडियम आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर ही रहते हैं, रिड्यूस नहीं होते और आपस में रिएक्ट करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा प्रोड्यूस कर देते हैं। अब वो वाले आयंस जो सिर्फ माइग्रेट तो कर जाते हैं लेकिन डिपॉजिट नहीं हो पाते ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, ऐसे आयंस को हम स्पेक्टेटर आयंस कह देते हैं। जैसे उस केस में कॉपर सल्फेट के केस में जो सल्फेट आयंस थे वो स्पेक्टेटर आयंस थे। अब यहाँ पर जो सोडियम आयंस है ये स्पेक्टेटर आयंस है। ठीक है, जिनकी इजीली रिडक्शन नहीं हो रही या जो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते वो स्पेक्टेटर आयंस है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस क्यों नहीं ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए। तो यहाँ पर अगर हमने डिल्यूट सोडियम क्लोराइड भी लिया था तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस यानी इस केस में जो वाटर है उसका जो ऑटो आयोनाइजेशन है ये एक्सटेंड बहुत लो है, वेरी लो इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम थी। न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स आर मिलियंस टाइम्स मोर इन नंबर देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत मिन्यूट क्वांटिटीज में है, इसलिए ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की देखेंगे वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कि इम्प्योर कॉपर है और हमने उसे प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कैथोड है वो कोई भी पीस ऑफ मेटल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एनोड है वो हमने इम्प्योर कॉपर मेटल ही लेना है, यानी कि वो वाला पीस ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल जिसे हम रिफाइन करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर एक जो ये एनोड है ये हमारे पास इम्प्योर है और जो कैथोड है ये कोई भी मेटल है। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे वो कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट होगा। यहाँ पे फिर अब कॉपर आयंस भी होंगे और सल्फेट आयंस भी होंगे। तो जैसे ही हमने इस एनोड को इसमें इम्प्योर कॉपर को इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया तो वहां से जो कॉपर आयंस है इम्प्योरिटीज वो इस सॉल्यूशन में ऐड होना शुरू हो जाए। ठीक है, और सबसे पहले इस कॉपर सल्फेट वाले जो कॉपर आयंस है वो इस सरफेस पे आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कैथोड के सरफेस पर जो रिएक्शन होगा वो तो सिंपल है कि कॉपर आ रहे हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने गेन किए और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गए। जब कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट वाले कॉपर आयंस सारे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो इम्प्योर एनोड था, जो हमने इम्प्योर कॉपर यहाँ पर लगाया, वहां से कॉपर आयन इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। कॉपर इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में आएगा और कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से इम्प्योर कॉपर इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला कॉपर आयन फिर इसके साथ अटैच होगा और अगेन ये वाला रिएक्शन होगा और वो प्योर फॉर्म में इसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। तो एनोड की सरफेस पे जो रिएक्शन हो रहा है वो ये है कि जो इम्प्योर कॉपर है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, कॉपर आयंस दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। ये वाले कॉपर आयंस अब सॉल्यूशन में आ गए हैं, सॉल्यूशन से अगेन यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा और यहाँ पर हमें कैथोड की सरफेस पे प्योर कॉपर मिल जाएगा। इसी तरह एक और इसकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग
का फिनोमेना भी सेम इसी तरह ही होता है कि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फिनोमेना में आप गौर से देखो, तो जिस मटेरियल पर हमने कोटिंग करनी है वो हमारा होगा कैथोड। लाइक इस पे हमने कोटिंग करनी है तो ये हमारा है कैथोड, और जिस की करनी है, लाइक हमने अगर सिल्वर की करनी है तो ये वाला जो हमारा एनोड है ये होगा उस सब्सटेंस का जिसकी हम कर रहे हैं, लाइक सिल्वर, ठीक है। और इनको हम बैटरीज के साथ करेक्ट कर देंगे। तो होगा क्या प्रोसेस कि यहाँ से जो सिल्वर है ये इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता रहेगा, सिल्वर आयंस प्रोड्यूस होते रहेंगे, यानी सिल्वर की एनोड की सरफेस पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है, सिल्वर आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। अब ये वाला जो सिल्वर आयंस है यहाँ इस कैथोड की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कैथोड और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सिल्वर आयंस वहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिल्वर मेटल उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये सारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल्स में आ जाता है। अब हम अपना जो क्विक चेक है 10.4 उसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये हमारे पास क्विक चेक 10.4 है। हमने जितनी प्रैक्टिस कर ली है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, वर्किंग की, एग्जांपल्स की, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ये वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेटर है कि आप वीडियो को पॉज करें और इसको खुद सॉल्व करें, उसके बाद आंसर्स टैली कर लें। चलिए शाबाश, वीडियो पॉज करें और इसको खुद से सॉल्व करें। तो अब हम देखते हैं कि जो मोल्टन कॉपर ब्रोमाइड है इस इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया है। इलेक्ट्रोलाइज करने का मतलब है कि इसमें से करंट पास आउट किया गया है। तो पूछ रहा है कि विच आयंस आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब मोल्टन कॉपर की बात की है, मोल्टन कॉपर ब्रोमाइड की। तो एक्वस नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड या न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स तो इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। तो सिंपल फिर क्या होगा कि कॉपर ब्रोमाइड हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इसको जब आयोनाइज करवाएंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फिर एक कॉपर आयंस प्रेजेंट है और एक ब्रोमाइड आयंस, ये आयंस प्रेजेंट होंगे इस सॉल्यूशन में। तो ऑन विच इलेक्ट्रोड कॉपर मेटल फॉर्म, तो कॉपर कैथोड पर प्रोड्यूस होगा, कैथोड पर रिडक्शन होती है और कॉपर के लिए हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हाफ इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, कि यहाँ से जो कॉपर आयंस हैं ये कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे, कैथोड चूंकि नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना। तो वहां पर जाकर इसकी रिडक्शन हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन, कि जो ब्रोमाइड आयंस हैं 2 ब्रोमाइड आयंस एनोड की तरफ माइग्रेट करके जाएंगे और ये ब्रोमीन गैस यहाँ पर रिलीज होगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो ये थे हमारे पास रिएक्शंस जो यहाँ पर होंगे। तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे जो कि है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड सरफेस। जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा कि कैथोड की सरफेस पे मेटल आकर डिपोजिट हो जाता है। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हमने इसी चीज को स्टडी करना है कि कितना मेटल आकर डिपोजिट होता है कैथोड की सरफेस पर, या अगर एनोड की सरफेस पर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितना ऑक्सीडाइज होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होती है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।